Good morning, all dear students. You are most welcome in online class in Bansur PG College, Bansur. MSc Previous Physics, पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स और यूनिट फर्स्ट चल रही है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, जिसमें सबसे पहले हमने टॉपिक शुरू किया था डिफरेंशियल एम्पलीफायर। एक ऐसा एम्पलीफायर जो इनपुट पर वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाइज करता है और कॉमन सिग्नल को रिजेक्ट करता है, उसको हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर कह रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ए टाइप ऑफ दैट एम्पलीफायर द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट बट ए सप्रेस एनी voltage common to both inputs. It is and with two input V in plus and V in minus and one output V0 in which the output is ideally proportional to the difference between the two voltages. यहाँ जो आउटपुट होगा वो इनपुट की जो टू वोल्टेज हैं उनका डिफरेंस होगा, अर्थात V0 इक्वल टू होगा A V इन प्लस माइनस V इन माइनस। ऐसा आउटपुट जिस सर्किट का मिलेगा, जिस एम्पलीफायर का मिलेगा, उसको हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहेंगे। ये क्या है? वोल्टेज गेन है। यहाँ पर एम्पलीफायर की क्या है? गेन, कि इतना इनपुट की डिफरेंस की तुलना में फालतू यहाँ पर इतना गुणा यहाँ पर मिलता है। तो इसकी बात हम कर चुके थे। कल हमने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर चार विभिन्न संभावनाएं बनती हैं, चार विन्यास बनते हैं, चार प्रकार के जो एम्पलीफायर्स हैं यहाँ बन सकते हैं। जैसे कि यदि किसी एम्पलीफायर में दो इनपुट है तो उसको ड्यूअल इनपुट कहेंगे, एक ही इनपुट है तो उसको सिंगल इनपुट कहेंगे, और यदि आउटपुट जो है वो दो कलेक्टर्स के बीच में लिया जा रहा है तो उसको बैलेंस्ड आउटपुट कहेंगे, और आउटपुट यदि एक कलेक्टर, एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में मेजर किया जा रहा है तो उसको अनबैलेंस्ड आउटपुट कहेंगे। तो इस आधार पर हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, एक ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, और एक सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट और सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। क्लियर? जिसमें से सबसे पहले हमने शुरुआत की थी ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम इस एम्पलीफायर की बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और इसका सर्किट डायग्राम हमने आपको दिखाया था कि इसमें दो ट्रांजिस्टर हैं, एक Q1 दूसरा ट्रांजिस्टर Q2। इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर रेजिस्टेंस RC हैं, इन दोनों को प्लस VCC से जोड़ दिया गया है। इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के लिए एमीटर रेजिस्टेंस दिए हुए हैं RE-, इन दोनों को एक ही जगह करके RE से जोड़ करके, इमीटर रेजिस्टेंस से जोड़ करके और माइनस VEE से जोड़ दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों के इमीटर जो है माइनस VEE से जुड़ेंगे। चाहे तो अलग अलग दो बैटरियों से जोड़ दो, चाहे एक जगह जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गए इनके आधार टर्मिनल, बेस टर्मिनल। इस ट्रांजिस्टर के लिए इसको V2 मान लें, इस ट्रांजिस्टर के लिए बेस टर्मिनल है उसको हम V1 मान सकते हैं। ये E1 हो जाएगा, ये C1। इसी प्रकार से ये C2 और इसका जो इमीटर है वो क्या हो जाएगा? E2। अब इसके बेस पर वोल्टता का स्रोत हमने जोड़ा है Vin और इसके लिए वोल्टता स्रोत जोड़ा है V2। ये जो वोल्टता है ये AC वोल्टेज होगी, जो बाहर से आप सिग्नल सोर्स जो है आपका वो अप्लाई कर, उसके लिए रेजिस्टेंस भी तो होगा। इसको RS1 कहा है, इसको हमने लिखा है RS2। कोई दिक्कत नहीं, कई जगह हम इस RS1 की जगह Rin1 भी लिखेंगे, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस है और पहले बेस पर है, पहले ट्रांजिस्टर पर है तो 1, तो Rin1। इसको हम लिख देंगे Rin2, तो Rin1 Rin2 लिखेंगे। ये वोल्ट का जो V1 है इसको हम V1 नहीं लिख करके ज़्यादातर हम लिखेंगे Vin1 और इस V2 को लिखेंगे Vin2, क्योंकि इनपुट वोल्टेज है, ये भी इनपुट वोल्टेज है, ये भी इनपुट वोल्टेज है, तो इसलिए Vin भी हम लिख सकते हैं। तो Vin1 और ये Vin2। तो ये जो पूरा सर्किट था ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट था, और यहाँ पर जो हम आउटपुट ले रहे हैं ये आउटपुट दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर्स के बीच में ले रहे हैं, और यहाँ दोनों ट्रांजिस्टर्स के जो कलेक्टर हैं वो सेम DC पोटेंशियल प्लस VCC पर हैं, इसलिए
ये आउटपुट बैलेंस्ड आउटपुट होगा। तो ये दोनों टर्मिनल जो हैं या जो कलेक्टर्स हैं दोनों ट्रांजिस्टर्स के, वो सेम डीसी पोटेंशियल पर हैं, तो ये इनके बीच का जो आउटपुट होगा ये बैलेंस्ड आउटपुट होगा। और यदि हम आउटपुट ऐसे लें कि एक ट्रांजिस्टर का तो कलेक्टर हो जाए और दूसरा ग्राउंड ले लें, तो इन दोनों के बीच वोल्टताओं का डिफरेंस होगा, अर्थात ये आउटपुट बैलेंस ही नहीं होगा, इसको अनबैलेंस्ड आउटपुट ही कहेंगे। तो फिलहाल की जो स्थिति है, यहाँ बैलेंस्ड आउटपुट है और दो इनपुट हैं V1 या और V2 या फिर Vin1 और Vin2, तो इसको आप क्या कहेंगे, ड्यूल इनपुट और बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कल हम बात कर रहे थे कि इस ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए हमें ऑपरेटिंग पॉइंट्स ज्ञात करने हैं, अर्थात ये ट्रांजिस्टर कौन से पॉइंट्स पर ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेटिंग पॉइंट आपको ज्ञात करना था। इसके लिए हम पहले डीसी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम एसी एनालिसिस करेंगे। तो डीसी एनालिसिस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दोनों ट्रांजिस्टर, पहले तो आपको ये बता दूं कि ये दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं Q1 और Q2, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, एक ही प्रकार के हैं। तो इसलिए हम एक ट्रांजिस्टर के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट ज्ञात कर लें और वही सेम ऑपरेटिंग पॉइंट दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए हो जाएगा। मतलब Q1 के लिए हम ऑपरेटिंग पॉइंट ज्ञात कर लें तो वही Q2 के लिए होगा। स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए हमें कांस्टेंट करंट बायस सर्किट काम में लेना पड़ेगा, जो कि करंट स्टेबलाइजेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। इस बात का भी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे और हमने यहाँ जोड़ा भी है RE और VE का जो संयोजन किया है ये कांस्टेंट करंट के लिए ही है। तो ये इमीटर करंट IE को सेट करने का काम करता है। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यूज। ऑपरेटिंग पॉइंट जो वैल्यूज हैं उसमें आप ग्राफ किस किस के बीच में बनाते हो। आपने ग्राफ बनाया था एक IC और एक VCE के बीच, IC और VCE के बीच ग्राफ बनाया था और ऐसा ग्राफ आपके पास बना था, उसमें अलग अलग रीजन्स आपको प्राप्त हो रहे थे, ये रीजन्स आपको मिले थे। इसको तो आपने कहा सैचुरेशन रीजन, इस रीजन को आपने कहा कट ऑफ रीजन और ये पूरा रीजन जो बच गया था इसको आपने कहा एक्टिव रीजन। यही तो था, यहाँ 0 था, इधर VCE की वैल्यू बढ़ रही थी और इस तरफ देखें तो फिर IC की वैल्यू बढ़ रही थी। आपने कहा कि IC VCE का मान जब 0 है तो IC का मान मैक्सिमम को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जैसे जैसे VCE को बढ़ाते हैं और VCE का मान VCC के बराबर हो जाता है तब जाकर IC का मान 0 हो जाता है। तो दोनों के बीच हम एक ऐसा ग्राफ बना था, यही तो बना था। और इस ग्राफ में इस लाइन का जो बीच का पॉइंट था उस पॉइंट को हमने ऑपरेटिंग पॉइंट कहा था, Q बिंदु कहा था। इस बिंदु पर यदि ट्रांजिस्टर को हम ऑपरेट करते हैं तो फिर वो सक्रिय क्षेत्र में काम करता है, क्योंकि यदि वोल्टता या धारा में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो जाएगा तब भी ये जो पॉइंट है ये यहाँ से इस कट ऑफ रीजन में नहीं जा पाएगा और इधर इस सैचुरेशन रीजन में नहीं जाता। तो इसलिए हम ऑपरेटिंग पॉइंट काम में लेते हैं कि उससे हमें ये पता चलता है कि वोल्टता और धारा का मान ये रखना है। इसके बाद यदि थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है तब भी ये एक्टिव रीजन में बना रहता है। तो ये IC और VCE के बीच का ग्राफ था, तो हमें IC और VCE की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये जो पॉइंट पर वैल्यू आएगी वो ऑपरेटिंग पॉइंट ही होगा, इसलिए IC और VCE का जो ये मान होगा इसको हम कहेंगे ICQ। IC की ऑपरेटिंग वैल्यू और VCE की भी ऑपरेटिंग वैल्यू है तो इसलिए VCEQ। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, IC और VCE की ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यू फॉर द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और इसके लिए हमें आवश्यकता है वी नीड टू ऑब्टेन ए DC इक्विवेलेंट सर्किट। इसके लिए हमें DC इक्विवेलेंट सर्किट की आवश्यकता है। द DC इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी ऑब्टेन्ड simply by reducing the input signals Vin1 and Vin2 to 0। जो हमारे पास इस सर्किट में हमने लगा रखे हैं Vin1 और Vin2, ये AC सिग्नल्स हैं और आपको चाहिए DC
इक्विवेलेंट सर्किट, इसलिए इन एसीज को आपको हटाना पड़ेगा, अर्थात ये जीरो कर दो दोनों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो V(1) और V(2) को हम जीरो कर देंगे। द DC इक्विवेलेंट सर्किट थस ऑब्टेन्ड इज शॉन इन फिगर बिलो। अब ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र में जो सर्किट बन रहा है ये DC इक्विवेलेंट सर्किट है। DC इक्विवेलेंट सर्किट फॉर ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, क्योंकि यहाँ V(1) और V(2) थे जो कि AC सिग्नल्स थे, उनको हमने हटा दिया है, जीरो कर दिया है। और इधर RC, पहले ट्रांजिस्टर के लिए RC1 कह दो, इसको RC2 कह दो। ये IC कलेक्टर करंट है, ये IB जो बेस करंट है, और ये IE एमीटर करंट, इसको हमने RE से जोड़ रखा है, तो IE और ये भी IE, 2IE करंट यहाँ से फॉलो होगी, क्योंकि दोनों ही ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है ना, तो दोनों में सेम करंट होगी। ये बेस और इमीटर के बीच की जो वोल्टेज है इसको VBE हमने कहा है, इधर भी VBE होगी। ये ट्रांजिस्टर Q1 के कलेक्टर का रेजिस्टेंस RC1, ये RC2 हम मान सकते हैं, VCC से दोनों जुड़े हुए हैं। क्लियर? ये RS1 और आधार जो रेजिस्टेंस है इसको RS2 हम कह सकते हैं, या फिर दोनों को Rin1 कह दो या Rin2 कह दो, एक को Rin1 दूसरे को Rin2। तो ये जो सर्किट है ये DC इक्विवेलेंट सर्किट है, किसके लिए? ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए। तो यहाँ तक यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हो। आगे देखिए क्या कहना चाहता है। नोट दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इनपुट सिग्नल्स आर डिनोटेड बाई Rin। किससे डिनोट करेंगे इनको? Rin, बिकॉज Rin1 एंड Rin1 इक्वल टू Rin2। भाई एक ही पहले ट्रांजिस्टर के लिए जो बेस पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो लगा हुआ था उसको Rin1 कह दिया, दूसरे को क्या कह दिया? Rin2, इनपुट रेजिस्टेंस इनको हम कह सकते हैं। सिंस बोथ इमीटर बेस्ड सेक्शंस ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर आर सिमेट्रिकल मैच्ड इन ऑल रेस्पेक्ट्स। भाई दोनों एक ही प्रकार के हैं, दो सेक्शन है, एक Q1 और दूसरा Q2, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम है। वी नीड टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट कलेक्टर करंट ICQ। तो अब हमें ICQ ज्ञात करने की आवश्यकता है, ICQ हम ज्ञात कर लेंगे। एंड कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VCEQ फॉर ओनली वन सेक्शन। तो एक ही सेक्शन के लिए कलेक्टर करंट ICQ और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VCEQ ज्ञात कर लेते हैं, और फिर उसी को दूसरे सेक्शन के लिए हम काम में ले लेंगे। वी शैल डिटरमाइन द ICQ एंड VCEQ वैल्यूज फॉर ट्रांजिस्टर Q1 ओनली। These ICQ and VCEQ values can then be used for transistor Q2 also। कि भाई इनको फिर Q2 के लिए यूज कर लेंगे, बिल्कुल सेम आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास DC इक्विवेलेंट सर्किट है, और इसके लिए इसको सॉल्व करके हमें IC और VCE की वैल्यू निकालेंगे। IC और VCE क्या है? कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, कलेक्टर ये रहा आपका और इमीटर ये, इनके बीच की वोल्टेज हमें ज्ञात करनी है, तो VCE आप बोलेंगे। तो VCE की Q पॉइंट पर वैल्यू चाहिए और IC की भी Q पॉइंट पर वैल्यू चाहिए, तो इसलिए ICQ और VCEQ हमें ज्ञात करना है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर शुरू होता है। अब हम इस सर्किट की सहायता से ये सब वैल्यूज ज्ञात करेंगे। क्लियर? तो अब ये ज्ञात करने के लिए हम किरचॉफ का वोल्टता का नियम अप्लाई करेंगे बेस इमीटर लूप ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 पर। ट्रांजिस्टर Q1 का जो बेस इमीटर लूप है उस पर अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ ये ग्राउंडेड है, यहाँ से शुरू करते हैं, ये RS1, इसमें धारा IB, और ये लूप बन रहा है, इधर से चलते आओ और यहाँ तक, फिर ये ग्राउंड से हो गया, -VE से जुड़ गया है। इसको मैं दोबारा से यदि बना करके दिखाऊं तो क्या मैं ऐसा बना सकता हूं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हो, या RS1 लिखा है, या मैंने कहा है इसको कई बार हम Rin1 भी कहेंगे। तो ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, उसके बाद इसमें जो धारा बह रही है वो धारा है IB, आधार धारा, और ये जो टर्मिनल है इसका ये क्या है? ग्राउंडेड है। क्लियर? यहाँ से जुड़ा हुआ है दूसरी बैटरी, और वो बैटरी क्या, ये जो ट्रांजिस्टर है आपका, इस यही जुड़ा हुआ मान सकते हो आप। इसमें एक तो VBE जुड़ा हुआ है, भाई यहाँ से
हम कहें कि भाई बेस और इमीटर के बीच की जो वोल्टता है वो जुड़ी हुई है, उसके बाद इमीटर रेजिस्टेंस है, और उसके बाद है क्या, माइनस VEE, और इसको भी ग्राउंड से जोड़ देंगे, ये VEE। क्लियर? ये रेजिस्टेंस था जिसको हम इमीटर रेजिस्टेंस RE कहते हैं। इस पूरे सर्किट को आप एक बार देखो, पहले तो जुड़ा हुआ है RS1 या R-in-1, इसमें धारा बह रही है IB, फिर ये बेस और इमीटर के बीच ये सर्किट पूरा हो रहा है ऐसे, अर्थात इसके बीच जो वोल्टता है उसको VBE हम सीधा ही लिख दें, बैटरी के रूप में लिख दें VBE जुड़ गई। फिर उसके आगे ये RE जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये रहा साहब, इसमें 2IE धारा बह रही है, तो RE इसमें 2IE धारा, फिर ये जुड़ा हुआ है माइनस VE से, मतलब बैटरी जो VE है उसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, ग्राउंडेड है। क्लियर? तो ये सर्किट जो है इसको मैंने अलग से बना दिया है, ऐसा सर्किट आपके पास बनेगा। अब इसमें आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दो, तो किरचॉफ्स का नियम आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए आपको मिलेगा R-in 1 × IB, फिर उसके बाद VBE, और उसके बाद RE में से 2IE धारा बह रही है, यहाँ पर RE में से 2IE धारा बह रही है, तो माइनस, या फिर दूसरी दिशा से आप चल सकते हो कि VBE से चलें तो इनको प्लस मानते हुए चलें VBE को, फिर 2RE ये भी प्लस में हो जाएगा, और फिर VEE ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव है यहाँ वोल्टेज तो माइनस में, और आगे हम चलेंगे तो चलते हुए ये आपके पास आ जाएगा R-in 1 × IB। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आएगी किरचॉफ्स नियम अप्लाई करने से, वो आ जाएगी R-in 1 IB माइनस VBE माइनस 2RE IE प्लस VEE इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको IC की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए काम है कि आपको ये करना है। अब मैं इस चित्र को हटा देता हूँ यहाँ से, और आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि बीटा DC का मान कितना होता है, और बीटा DC का जो रिलेशन है बीटा DC मैं लिख देता हूँ यहाँ, इक्वल टू होता है IC/IB। क्लियर? और हम जानते हैं कि IC नियरली इक्वल टू IE, तो आप इसको IE लिख सकते हो, IE/IB हो जाएगा। यहाँ से यदि हम आधार धारा IB का मान निकालें तो ये हो जाएगा IE/बीटा DC। तो IB जो आधार धारा है उसका मान IE/बीटा DC आ गया। अब ये मान आपके पास आ गया है, इस मान को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो ये मान अब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में रखने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम यही देखेंगे कि इसको इक्वेशन 1 में रखने से क्या आता है। चलिए, तो हमने लिखा IB इक्वल टू IE/बीटा DC, इसको हमने रखा इक्वेशन 1 में, सॉल्व किया, और डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, सॉल्व आप खुद कर लेना। सॉल्व करने से हमारे पास IE की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू क्या आएगी, VEE माइनस VBE, VEE माइनस VBE बटे 2RE प्लस R-in बटे बीटा DC, 2RE प्लस R-in बटे बीटा DC। ये इक्वेशन आपके पास आएगी। ये किसकी वैल्यू आ गई? एमीटर करंट IE की वैल्यू आ गई। हाँ, ये ध्यान रख लेना, यहाँ आप जब किरचॉफ्स का नियम अप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है ये माइनस में आएगा, एक बार चेक कर लेना और उस हिसाब से इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। IE का मान आ जाएगा VEE माइनस VBE बटे 2RE प्लस R-in बटे बीटा DC। क्लियर? यहाँ पर जो VBE है ये बेस इमीटर के बीच वोल्टेज, ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए तो 0.6 वोल्ट होती है, और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए VBE का मान
0.2 वोल्ट होता है। तो सिलिकॉन के लिए 0.6 और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए वीवी की वैल्यू होती है 0.2 वोल्ट। क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हम जानते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस जो आर इन है उसमें बीटा डीसी का भाग देंगे तो ये वैल्यू बहुत कम आती है, और जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है उसकी तुलना में नेगलेक्ट होती है ये। तो आर इन बटे बीटा डीसी का मान 2RE की तुलना में बहुत कम होगा। तो इसलिए इस इक्वेशन में से 2RE की तुलना में आर इन बटे बीटा डीसी को नेगलेक्ट माना जा सकता है। तो नेगलेक्ट आप मानेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, IE की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से VEE माइनस, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ इसको, VEE माइनस VBE बटे में 2RE, क्योंकि यहाँ आपने आर इन बटे बीटा डीसी को नेगलेक्ट मान लिया है। ये वैल्यू किसकी है, IE की ये वैल्यू है। क्लियर। और आप जानते हैं कि IE किसके बराबर होता है, IC के बराबर है। तो ये IE इज इक्वल टू IC और ये ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यू है Q। क्यों, क्योंकि इसमें आर इन बटे बीटा डीसी को नेगलेक्ट मान लिया गया है, तो ये Q पॉइंट पर ये वैल्यू प्राप्त हुई है, इसलिए इसको हम ICQ कहते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर Q1 के लिए हमारे पास वोल्टेज आ गई ICQ। क्लियर। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि फॉर ए नॉन वैल्यू ऑफ VEE वी कैन सेट अप ए डिसाइड इमीटर करंट IE बाय सेलेक्टिंग ए प्रॉपर वैल्यू ऑफ RE। जो ये इक्वेशन है इसमें RE की हम प्रॉपर वैल्यू सेलेक्ट करके और IE को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इमीटर करंट को आपको सेलेक्ट करना होगा। ये VEE फिक्स रहेगा, VBE भी फिक्स रहेगा, केवल चेंज कौन होगा, RE। तो RE की कोई एक वैल्यू आप फिक्स कर लेंगे, उसके बाद आप IE को सेट कर सकते हो। क्लियर। ये हमने पहले भी कहा है। वी नोट दैट कलेक्टर रेजिस्टेंस जो RC है वो डज नॉट एंटर इन द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आपके पास आई, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को 3 इक्वेशन कहा है हमने, इक्वेशन नंबर 3, इसमें RC एंटर नहीं कर रहा है। एंड सो इमीटर करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर रेजिस्टेंस RC। तो इमीटर करंट IC की वैल्यू कलेक्टर रेजिस्टेंस RC पर डिपेंड नहीं होगी। यहाँ से ये IE जो है RC पर डिपेंड नहीं कर रही है ना। So this equation determines the operating value of IC nearly equal to IE, that is ICQ। इस वैल्यू को हम ICQ लिखेंगे। और अब हमें ज्ञात करना है क्या, VCE, और इसकी भी ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यू, तो VCEQ ज्ञात करना है अब हमें। तो ये आगे का काम है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। यहाँ तक यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप बता सकते हो। और ये जो प्रोसेस है ये VCEQ ज्ञात करने की है। आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझ लेना, नहीं आएगी तो कल समझा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।